तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये मुगल साम्राज्य पर एक पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है। हाँ, और इसका टाइटल है मुगल साम्राज्य बाबर से औरंगजेब तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं डेट्स और नामों की लिस्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो अपने आप में एक कहानी है, एक नैरेटिव है। हाँ, तो आज हमारा काम इस इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि इस ढांचे को डिकोड करना है। अच्छा। हाँ, हम ये देखने वाले हैं कि ये प्रेजेंटेशन इतिहास को एक सीधी साधी असरदार कहानी में कैसे बदलती है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि किसी भी प्रेजेंटेशन की असली कला वो इसी में होती है कि आप सैकड़ों साल के इतिहास में से क्या चुनते हैं। सही बात है। पहली नजर में ये आउटलाइन बिल्कुल सीधी लगती है, क्रोनोलॉजिकल, मतलब बाबर से शुरू होके औरंगजेब पर खत्म। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, असली खेल तो चुने हुए शब्दों में है, नैरेटिव में है। बिल्कुल। तो पहली कुछ स्लाइड्स कह सकते हैं तरह से स्टेज सेट करती हैं। स्लाइड 2 एक हुक की तरह है जो बताती है कि ये टॉपिक क्यों जरूरी है। हाँ, राजनीति, संस्कृति, आर्किटेक्चर पर इसका असर, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन स्लाइड 3 में सीधे सीधे उद्देश्य बताए गए हैं। ये ऑडियंस को एक रोड मैप देता है, एक तरह का वादा है। हाँ, एक वादा। और असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन इन वादों को पूरा कैसे करती है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है स्लाइड 4 से, बाबर। हाँ, और यहाँ जो शब्द चुने गए हैं वे बड़े कमाल के हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी पर विजय और सबसे खास तोपखाने और युद्ध रणनीति का उपयोग। हाँ, यहाँ बात सिर्फ जीत की नहीं हो रही, नहीं, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये जीत कैसे हासिल हुई। एग्जैक्टली, बेहतर टेक्नोलॉजी से। ये बाबर को सिर्फ एक हमलावर नहीं बल्कि एक इनोवेटर के तौर पर पेश कर रहा है। सही कहा। डायरेक्टर ये है कि एक छोटी लेकिन स्मार्ट सेना ने एक बहुत बड़ी पारंपरिक सेना को हरा दिया। तोपखाने शब्द का इस्तेमाल बाबर की इमेज को एक मॉडर्न सोच वाले मिलिट्री लीडर की बना देता है। और उस मजबूत शुरुआत के ठीक बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्लाइड 5 हुमायूं, और टाइटल है संघर्ष और वापसी। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। शेरशाह सूरी से हार, देश से बाहर जाना और फिर वापस आना। ये दिखाता है कि साम्राज्य की नींव रखते ही उसे कितनी बड़ी चुनौती मिली। ये कहानी कहने का एक बहुत शानदार तरीका है। अगर हम सीधे बाबर से अकबर पर चले जाते तो शायद अकबर की उपलब्धियों का महत्व समझ नहीं आता। सही बात है। हुमायूं का ये मुश्किल दौर, ये स्ट्रगल फेज अकबर के स्टेबल शासन के लिए एक मजबूत कॉन्ट्रास्ट तैयार करता है। ये दिखाता है कि सब कुछ कितना नाजुक था। और फिर आता है वो चढ़ाव, अकबर, जिनके लिए 2 स्लाइड्स दी गई हैं। हाँ, 2 स्लाइड। स्लाइड 6 उन्हें महान प्रशासक और रणनीतिकार बताती है। और यहाँ 3 बड़े आइडियाज हैं: सुलह कुल, राजपूतों से मैत्री संबंध और मनसबदारी सिस्टम। और ये तीनों एक साथ रखे गए। ये बहुत गहरा पॉइंट है। कैसे? प्रेजेंटेशन ये बता रही है कि अकबर का जीनियस इसी बात में था कि उसने फिलॉसफी और एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ दिया। अच्छा। सुलह कुल यानी सबके लिए शांति उसकी फिलॉसफी थी, और राजपूतों से रिश्ते, वो उस फिलॉसफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। और मनसबदारी सिस्टम वो स्टील फ्रेम था जिसने इस पूरी इमारत को खड़ा रखा। तो ये मनसबदारी सिस्टम आखिर था क्या? आसान भाषा में ये एक तरह का यूनिफाइड रैंकिंग सिस्टम था। साम्राज्य में काम करने वाले हर अधिकारी को एक मनसब या रैंक दिया जाता था। ठीक है। और इसी रैंक से उसकी सैलरी, उसका रुतबा और उसे कितने सैनिक रखने हैं, ये सब तय होता था। मतलब सेना और नौकरशाही को एक ही धागे में पिरो दिया। बिल्कुल। इससे वफादारी सीधे बादशाह के प्रति होती थी, किसी लोकल सरदार के प्रति नहीं। ये अकबर की सबसे बड़ी प्रशासनिक कामयाबियों में से एक थी। वाह। और जैसे ये प्रशासनिक ढांचा खड़ा हुआ, अगली ही स्लाइड 7। हाँ, स्लाइड 7 हमें उसकी नतीजे दिखाती है। फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास। यही कनेक्शन बहुत जरूरी है। एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और एक स्थिर इकोनॉमी ही आपको फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा शहर बसाने की इजाजत देती है। मतलब एक बार सिस्टम बन गया तो आप भव्य निर्माण शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों स्लाइड्स मिलकर अकबर की एक पूरी तस्वीर पेश करती हैं। एक ऐसा शासक जो जानता था कि एक महान साम्राज्य बनाने के लिए तलवार और कलम दोनों की जरूरत होती है। तो अकबर ने एक ऐसा मजबूत और अमीर साम्राज्य खड़ा कर दिया कि अगली पीढ़ियां, जहांगीर और शाहजहां, हाँ, वो अपना ध्यान लड़ाई से ज्यादा कला और आर्किटेक्चर पर लगा सकी। बिल्कुल। और प्रेजेंटेशन में ये बदलाव बहुत साफ दिखता है। स्लाइड 8 पर जहांगीर के आते ही फोकस बदल जाता है। कैसे? टाइटल देखिए,
कला और संस्कृति का युग। अकबर के लिए टाइटल था प्रशासक और रणनीतिकार। ओह हाँ, ये एक बड़ा शिफ्ट है। अब लड़ाई झगड़े, एडमिनिस्ट्रेशन की बातें पीछे चली गई हैं और मुगल चित्रकला का उत्कर्ष, प्रकृति प्रेम, ये सब बातें सामने आ रही। हाँ, ये दिखाता है कि साम्राज्य अब मैच्योर हो चुका है। अब वो अपनी दौलत और स्थिरता को सेलिब्रेट कर रहा है। तो अगर जहांगीर ने साम्राज्य के कैनवस पर रंग भरे, तो शाहजहां ने उसे संगमरमर से तराश दिया। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। स्लाइड 9 का टाइटल ही है स्थापत्य का स्वर्ण युग। और नाम तो ऐसे हैं जो आज भी भारत की पहचान है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। यहाँ प्रेजेंटेशन हमें मुगल साम्राज्य के चरम पर, उसके एब्सोल्यूट पीक पर ले जाती है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये उस दौर की दौलत, आत्मविश्वास और इंजीनियरिंग की ताकत का स्टेटमेंट है। लेकिन यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। पूछिए। प्रेजेंटेशन इमारतों की खूबसूरती तो दिखाती है, पर क्या ये उनकी कीमत के बारे में कुछ बताती है? मेरा मतलब है, जो पैसा और मेहनत लगी, उसका बोझ तो आम लोगों पर ही पड़ा होगा। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये इस प्रेजेंटेशन की एक सीमा भी है। ये एक टॉप डाउन हिस्ट्री है, मतलब बादशाहों और उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित। बिल्कुल। शाहजहां का दौर वास्तुकला का स्वर्ण युग जरूर था, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इन विशाल प्रोजेक्ट्स ने शाही खजाने पर बहुत दबाव डाला, जिसका असर बाद में महसूस हुआ होगा। हाँ, प्रेजेंटेशन ने उस पहलू को न दिखाने का फैसला किया है जो कहानी को सरल रखने के लिए एक कॉन्शियस चॉइस है। और इसी पीक के बाद कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है, औरंगजेब। स्लाइड 10 का शीर्षक ही एक विरोधाभास है, विस्तार और संघर्ष। हाँ, ये तो बड़ा पैराडॉक्स है। हाँ। मतलब साम्राज्य सबसे बड़ा भी उसी के समय में था और कमजोर भी उसी के समय में होना शुरू हुआ। हाँ। और ये इस प्रेजेंटेशन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या विस्तार हमेशा अच्छा होता है? सही बात। ये स्लाइड बहुत चतुराई से दिखाती है कि औरंगजेब के समय में साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमा के चरम पर तो था, लेकिन उसकी नीतियां ही उसे अंदर से कमजोर कर रही थीं। इसे इतिहास में इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहते हैं। तो क्या प्रेजेंटेशन ये कह रही है कि हद से ज्यादा विस्तार ही पतन का कारण बन गया? हाँ, बिल्कुल। स्लाइड के बुलेट पॉइंट्स यही कहानी कहते हैं। निरंतर युद्ध, खासतौर पर दक्कन में, जिसने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। हाँ, और धार्मिक कठोरता ने साम्राज्य के उन सामाजिक स्तंभों को हिला दिया जिन्हें अकबर ने सुलह कुल से मजबूत किया था। और नतीजा विद्रोहों का बढ़ना। तो स्लाइड का तर्क बहुत साफ है। औरंगजेब ने साम्राज्य को इतना फैला दिया कि वो अपने ही वजन के नीचे दबने लगा। और अगली स्लाइड 11, इसी कहानी को आगे बढ़ाती है और पतन के कारण बताती है। प्रशासनिक ढांचा कमजोर, आर्थिक दबाव, उत्तराधिकार संघर्ष। ये सब औरंगजेब की स्लाइड से सीधे जुड़ा हुआ लगता है। एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट दिखा रही है। हाँ, और फिर आती है निष्कर्ष वाली स्लाइड 12, जो पूरी कहानी को 3 लाइनों में समेट देती है। हाँ, बाबर, नींव, अकबर, स्वर्ण युग, औरंगजेब, पतन की शुरुआत। ये सिर्फ एक समरी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत चालाकी से बनाया गया नैरेटिव आर्क है। ये इतिहास के 200 सालों को 3 एक्ट की एक फिल्म बना देता है। द बिगिनिंग, द पीक एंड द फॉल। बिल्कुल, ये सीखने और याद रखने के लिए बहुत आसान है। लेकिन क्या ये इतिहास को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देता? ये धारणा भी तो बनती है कि इतिहास सिर्फ कुछ महान लोगों के फैसलों से बनता है। बिल्कुल, और यही इस पूरी बातचीत का सार है। प्रेजेंटेशन बनाने वाले ने जानबूझकर सिंप्लिसिटी को चुना है। ये गलत नहीं है, ये एक चॉइस है। एक चॉइस। हाँ, एक अच्छी प्रेजेंटेशन का मकसद अक्सर जटिलता दिखाना नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, यादगार कहानी सुनाना होता है। हाँ। और इस मामले में ये आउटलाइन बहुत सफल है। तो कुल मिलाकर ये प्रेजेंटेशन आउटलाइन सिर्फ जानकारी देने का काम नहीं कर रही, ये एक बहुत ही मजबूत कहानी सुना रही है। बिल्कुल। ये हमें बाबर की हिम्मत से लेकर हुमायूं के संघर्ष, अकबर की दूरदर्शिता, शाहजहां की कलात्मक ऊंचाइयों और फिर औरंगजेब के विरोधाभासों तक का एक पूरा सफर कराती है। ये रूपरेखा इसीलिए इतनी प्रभावी है क्योंकि ये जटिल इतिहास को सरल, यादगार हिस्सों में तोड़ती है। ये शासकों को प्रतीक या सिंबल के रूप में इस्तेमाल करती है। बाबर को संस्थापक, अकबर को निर्माता, शाहजहां को कलाकार और औरंगजेब को विस्तारक और कह सकते हैं विध्वंसक, दोनों के रूप में। ये दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत निर्णय एक पूरे साम्राज्य की दिशा तय कर सकते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन शासकों, उनकी लड़ाइयों,
उनकी नीतियों और उनकी शानदार इमारतों पर केंद्रित है।